हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी 5th क्लास होगी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए। आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, पिछली सारी क्लासेज कवर करके बैठे होंगे। ठीक है, इस क्लास में हम क्या देखेंगे? तीसरा पार्ट देखेंगे जो आपका यूपी पंचायती राज अधिनियम चल रहा था, उसका थर्ड पार्ट है। काफ़ी डिटेल में हमने ये अधिनियम किया क्योंकि ये अधिनियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखना, एक एक धारा और उसके अंदर जो जो प्रावधान है, सबके कार्य कर्तव्य संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा पार्ट आपका थोड़ा छोटा होगा क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। तो पहले हम ये अधिनियम का बचा हुआ पोर्शन देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में कितने स्तर की पंचायतें हैं, उनको भी देख लेंगे। तो ये ओवरऑल आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि अब देखो क्लासेज आपकी ठीक ठाक हो गई हैं, आपके पास कंटेंट भी ठीक ठाक हो गया। इसको क्या करना है, बार बार पढ़ो। या तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, नोट बना सकते हो तो नोट बनाइए अपने खुद के, उन्हीं नोट से रिवीजन कीजिए। या फिर आप नोट नहीं बना पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच की सारी डिटेल मैं लास्ट में दे दूंगा, या इसके पिंड कमेंट में एक मैसेज रहता है, उसमें डिटेल रहती है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, प्लस टाइम टू टाइम पे ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएगी जिससे आप जो टाइम दे पाओ आपका रिवीजन हो जाए। आगे चल के टेस्ट आएंगे, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वैल्यू एडिशन आता है, करंट की चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट डिस्कशन होते हैं, डाउट होते हैं। तो वहाँ पे वो हेल्प मिल जाएगी अगर आप नहीं बना पा रहे हो चीज़ें। ठीक है, और मेहनत डेली अब रिवीजन शुरू कर दो। खाना थोड़ा अच्छा करो, खाने में प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए, तो दिमाग भी काम करता है और बॉडी भी वर्क करती है। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करो। बाकी चीज़ें कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जीके यूपी जीके। ठीक है, इसको भी इसके बाद यूपी जीके पे आएंगे और लास्ट में कंप्यूटर पे आएंगे। तो कोर्स आपका जो भी चीज़ें आती हैं वीपीओ एग्जाम में, उसको ए टू जेड कंप्लीट कराया जाएगा, जैसे हमने बंदरोगा का कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, बाह्य नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, फिर सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे पंचायती राज बना दिए, पंचायती राज में क्या है, 3 स्तर हैं इसके। एक है जिला स्तर, दूसरा है खंड स्तर पे या जिसको क्षेत्र पंचायत बोलते हो, तीसरा है ग्राम स्तर पे। तीनों स्तरों पे क्या होगा कि एक तो इनको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, बहुत सारे डिसीजन विषय इनको बांट दिए, अपने आप ये लोग कर सकते हैं, चुनाव जनता करेगी, सारी चीज़ें हो गई। अब इनके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? तो जैसा मैंने बोला कि सारे काम किसके, राज्य सरकार की ही आज्ञा से या इसके प्रसाद पर्यंत ही हो रहे हैं। कुछ एक काम है अधिनियम में चेंज करना है, तभी क्या होता है आपका कि विधानमंडल, यूपी में जैसे विधानसभा और विधान परिषद है, दोनों को मिला के बोला जाता है विधानमंडल। तो यहाँ पास कराना पड़ता है कुछ अधिनियम बस। बाकी 95% काम कौन करता है, राज्य सरकार के ही आदेशों से होता है। तो मेन कंट्रोल किसका है, राज्य सरकार से। तो धारा अगर देख लो 95(1), निरीक्षण करना। राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, निरीक्षण। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किस किस चीज़ का निरीक्षण कर सकती है? तो जो आपने आय और व्यय किया उसका निरीक्षण हो सकता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक लेखा होता है, लेखा का या लेखों की सारी जांच राज्य सरकार कर सकती है, अपने पास मंगा सकती है। जो आप कार्य कर रहे हो, निर्माण कार्य चल रहे हैं, पंचायत भवन बन रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तो इन कार्यों की भी जांच करा सकती है राज्य सरकार। अगर किसी व्यक्ति का कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, किसी पंच सरपंच की या प्रधान की, या किसी कार्य में भ्रष्टाचार की, तो उसकी भी जांच भी कर सकती है, निरीक्षण भी करा सकती है। तो ये सारे काम कौन, राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है। तो पहला क्या है, 95(1) का, 95(1) का अचल संपत्ति क्या होती है, जो चल नहीं सकती। ठीक है, मीन्स स्थिर संपत्ति से, अस्पताल हो गया, जो भी चीज़ बन गई, सड़क हो गया, नदी हो गया, तो अचल संपत्ति तथा उस पर होने वाले किसी निर्माण कार्य को जो ग्राम पंचायत या इसकी किसी समिति के स्वामित्व में हो, उसका क्या कर सकती है राज्य सरकार, निरीक्षण कर सकती है। दूसरा क्या है, 95(1) खा, ग्राम पंचायत के बही खाता हो गया या लेखा हो गया, इसको मंगा सकती है अपने पास, लेकिन लिखित में उसको बोलना पड़ेगा कि ये बही खाता भेजो। तीसरा 95(1) चा। अब कोई बोलेगा गा नहीं, आपने बताया घा, जो इम्पोर्टेंट नहीं था। वैसे तो हमने कोशिश की मैक्सिमम चीज़ें बताएं आपको, जो एकदम ही इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने चीज़ें हटा दी। ठीक है, तो 95(1) चा क्या है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति। संयुक्त समिति मैंने बताया था, 2 ग्राम पंचायतें हैं या 2 ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, तो 2 ग्राम सभाओं में क्या होगा, पहले चुनाव होगा तो पंचायत बनेगी, यहाँ पंचायत बनी, यहाँ पंचायत बनी।
अब 2 ग्राम पंचायतों के अनुरोध पे ये दोनों की एक संयुक्त समिति बन जाती है, वो ही बैठ के डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। एक होती है भू प्रबंधन समिति, ये समिति भी इसमें आ जाएगी। तो जितनी भी समितियां हैं, वो ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, या जितनी समितियां वो सब, या न्याय पंचायत, इन सबको भंग भी कर सकती है कौन? राज्य सरकार। लेकिन किन रीजन पे? अगर पद का कहीं पे दुरुपयोग की शिकायत आई हो। ठीक है, कुछ बेस लगा देगी, वो कोई चेक थोड़ी कर रहा है कि क्या बेस है क्या नहीं है, मतलब राज्य सरकार को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। 95 एक छा देख लेते हैं, 95 1 छा। इसमें क्या है? प्रधान, सरपंच, पंच, अन्य सदस्यों को ये क्या हटा भी सकती है कौन? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जितने भी सदस्य हैं इनको क्या है? हटा सकती है। वो केवल इसके नहीं, न्याय पंचायत के सदस्य हैं जो सेवक हैं ग्राम पंचायत के अंदर, मतलब किसी भी उसको ये हटा सकती है अगर बिना पर्याप्त कारणों के हो। किस किस बेस पे हटा सकती है? वो बेस यहाँ पे दिए गए हैं कि बिना पर्याप्त कारणों के लगातार 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहे। 3 बैठकें हुई, पंचायत की बैठक हर महीने होनी है, ठीक है, तो 3 से ज़्यादा बार अनुपस्थित रहे अगर आप, तो इनको हटा सकते हैं। ये आपकी लोकसभा में भी है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा बिना बताए, बिना किसी रीजन के अनुपस्थित रहे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर किसी सदस्य ने क्या है? कार्य करने से इनकार कर दिया, पद का दुरुपयोग किया, सरपंच पंच राजनीतिक कार्यों में भाग लें। दूसरी चीज़ देखो, सरपंच पंच क्या है? ये न्याय पंचायत से रिलेटेड हैं ये लोग। तो अगर न्याय पंचायत का कोई सदस्य है, या सरपंच है, या पंच है, ये राजनीतिक कार्यों में भाग ले रहे हैं, तो इनको क्या हटा सकती है पद से, क्योंकि न्याय का कार्य कर रहे हो तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सरपंच पंच के अलावा नहीं है, इसके अलावा आप इसको समितियों के सदस्य भी ले सकते हो। जितनी भी समितियां हैं इनके सदस्यों को क्या है? इनको भी हटा सकती है। आगे चलते हैं 95 का। अब राज्य सरकार के शक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा किसी विधि सम्मत कार्य को, ठीक है, करने में चूक जाए, कोई जो अधिनियम है यही वाला, तो ये विधि है, इसके अनुसार कोई कार्य दिया गया, उसको ग्राम पंचायत या ग्राम सभा नहीं कर रही हो, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? उस कार्य को करने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकती है कि 15 दिन के अंदर एक काम करके भेजो। ये राज्य सरकार को अधिकार है। फिर भी अगर वो कार्य नहीं हुआ तो अगली है 95 एक का सेकंड पार्ट क्या है? अगर फिर भी कर्तव्य का पालन नहीं हुआ तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? इस कार्य को करने के लिए कोई अधिकारी को, नियत अधिकारी को बोल सकती है। वो नियत अधिकारी पंचायत के बिहाफ पे काम करेगा, उसका कार्य यही माना जाएगा कि पंचायत ने किया, और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? जो ग्राम निधि है, ग्राम पंचायत निधि है, उससे फंड मिलेगा। मीन्स सेम काम करेगा जो प्रधान करता है। आगे चलते हैं, 96 का देख लेते हैं। डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? किसी चीज को डेलीगेट करना है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी नीचे वाले व्यक्ति को, तो इसके पास जो पावर होगी ना, सेम इसके पास पहुंच जाएंगी। इसके नाम पे ये व्यक्ति पावर का यूज करेगा। सिंपल सी बात है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझो कि अगर आप हो, आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने वकील को दे दी, तो आप उसके साइन आपके साइन बन जाते हैं। सेम यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर। तो इसमें 96 का में क्या लिखा है? राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या कोई भी अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को डेलीगेट कर सकती है। तो इस अधिनियम के अधीन जो भी शक्तियां राज्य सरकार को मिली हैं, वो अपने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी या अधिकारी को दे सकती हैं, वो दे देती हैं। डीएम, बहुत सारे काम डीएम ही करता है राज्य सरकार के बिहाफ में, यही इसमें लिखा है। अब अध्याय 8 देख लेते हैं, शास्तियाँ तथा प्रक्रिया। शास्तियाँ, ये शब्द थोड़ा वो लग रहा होगा क्लिष्ट टाइप का। शास्तियाँ मतलब होता है पेनाल्टी, मतलब जुर्माना, कि अगर आप कोई उल्लंघन कर रहे हो, कोई चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना लगना चाहिए, उसी की बात है। तो धारा 57 में क्या है? इसमें बोला है कि केवल 2 धाराएं छोड़ दो, धारा 12 खागा का और धारा 12 खागा गा। इनको छोड़ के अन्य जो धाराएं हैं, अगर उनका आपने उल्लंघन किया, उसके आप दोषी पाए गए, तो 500 रुपये तक का अर्थदंड आप पे लगाया जा सकता है। ठीक है। 97 का क्या है? अधिग्रहण संबंधी आदेश के उल्लंघन के लिए दंडित। अधिग्रहण का आदेश कब मिलता है? आपको बताया था मैंने कि जैसे वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, तो कहाँ पे वोटिंग हो, किसको बूथ बनाया जाए, उसके लिए भी एक स्थान, अगर सरकारी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो अधिग्रहण होगा। फिर ईवीएम मशीन को कहाँ रखा जाए, एक स्ट्रांग रूम बनता है, उसके लिए भी अधिग्रहण हो, या और भी चुनावी कार्य के लिए अधिग्रहण होता है भूमि का। तो ये आदेश का अगर अधिग्रहण है आपकी, यानी प्राइवेट भूमि क्यों नहीं है, प्राइवेट संपत्ति क्यों नहीं है, लेकिन डीएम ने आदेश कर दिया,
फिर उस आदेश का पालन नहीं किया तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। 99 देख लीजिए, धाराएं हैं, इसके सामने धारा जोड़ लेना, धाराओं की बात हो रही। धारा 99 क्या है? ग्राम पंचायत की संपत्ति बिगाड़ने हेतु जुर्माना। अब ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या होती है? सड़क, अस्पताल, नदी, नाली, नदी तो नहीं होती, मतलब नाली हो गया, तालाब हो गया, तो जो भी ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति में आ रहा है, ग्राम पंचायत ने बनाया, स्कूल हो गए, ठीक, इसको अगर आप क्या करते हो, हानि पहुंचाते हो, जैसे बाढ़ लगाई ग्राम पंचायत ने तारों की, आप तार काट के ले गए हो, तो क्या है, ग्राम पंचायत की संपत्ति की हानि हो गई। तो अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 105 देख लेते हैं, क्या है? ग्राम पंचायत का जो प्रधान है या पंचायत का ऐसा सदस्य, तो पंचायत के सदस्य मैंने बताया कि 1000 से अगर अंडर है जनसंख्या तो क्या होगा, 9 सदस्य होंगे, तो 1+9 होंगे, तो प्रधान को तो पूरे पावर है कि वो किसी भी निर्माण कार्य जो पंचायत के अधीन हो रहा हो उसका निरीक्षण कर सकता है, माप ले सकता है, सर्वे कर सकता है। लेकिन ये सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, जब पंचायत अनुमति दे, यही लिखा है, ग्राम पंचायत का प्रधान या पंचायत का ऐसा सदस्य जिसे प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी निर्माण कार्य जो पंचायत के अधीन चल रहे हों के निरीक्षण, परिमाप तथा संपादन हेतु उस संपत्ति में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। धारा 106 देख लेते हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत, ठीक है, सबकी बात हो रही है, इसकी समितियों की भी बात होती है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, तो अगर इनकी बात होगी तो इनकी सारी समितियां हो गई, जो भू प्रबंध समिति है, संयुक्त समिति और भी समितियां, तथा उसके सदस्यों या सेवकों, जो ग्राम सेवक होते हैं जो सरकारी, इनके विरुद्ध अगर आप कोई वाद मुकदमा दायर करना चाहते हो तो आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, फिर आपको एक नोटिस देना होगा। नोटिस जो पंचायत भवन है वहाँ आप दे के आओगे, कम से कम 2 माह हो चुके हों उस नोटिस को दिए हुए, इसके बाद ही मुकदमा आप दायर कर सकते हो, उसके बाद ही विधिक कार्रवाई होगी। एक प्रकार से इनको संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। अगला धारा 107, ग्राम सभा तथा न्याय पंचायत का संरक्षण। यहाँ पे फिर से संरक्षण की बात हो रही, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, वहाँ उनके लोगों के संरक्षण की बात हो रही थी, यहाँ एज अ पंचायत संरक्षण की बात हो रही है। तो क्या बोला कि अगर जो न्याय पंचायत के सदस्य हैं, यहाँ पे देखिए, न्याय पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनको वही अधिकार मिलेंगे जो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के तहत न्यायाधीशों को मिले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या न्याय का काम करते हैं, और इनको वो सब अधिकार मिले हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने में पहले परमिशन होगी, परमिशन होने के बाद जांच वगैरह करनी तो पुलिस डायरेक्ट जाके इनको गिरफ्तार नहीं कर लेगी। सेम न्याय पंचायत के सदस्यों को अधिकार मिले हैं इसी एक्ट के तहत। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने अगर कोई काम सद्भावना पूर्वक किया गया है तो सद्भावना पूर्वक की गई किसी भी कार्रवाई हेतु दीवानी का मुकदमा नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। तो ग्राम पंचायत पदाधिकारियों पर सद्भावना पूर्वक की गई किसी भी कार्रवाई हेतु दीवानी का मुकदमा नहीं चलेगा। धारा 108 देख लेते हैं, क्या है? पुलिस का प्रत्येक पदाधिकारी इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध की सूचना ग्राम पंचायत को देगा। तो जो आपका नज़दीकी थाना होता है उसका जो पदाधिकारी है जो इस ग्राम पंचायत को देख रहा होता है, तो अगर इस अधिनियम का उस पंचायत के किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया, किस अधिनियम का? पंचायती राज अधिनियम का, ठीक है, तो पुलिस के पास पहले सूचना पहुंचेगी। पुलिस का वो प्राधिकारी, कोई भी प्राधिकारी हो, वो क्या करेगा? तुरंत उस सूचना को ग्राम पंचायत को देगा। आगे जाते हैं, धारा 109, न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों और नगर पालिका के बीच झगड़ा अगर हो, तो देखो केवल न्याय पंचायत नहीं, ग्राम प्लस ग्राम, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, इन दो के बीच में झगड़ा हो, 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच में झगड़ा हो, एक गांव की ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के बीच में झगड़ा हो, या फिर ग्राम पंचायत और खंड पंचायत के बीच में झगड़ा हो, ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत के बीच में झगड़ा हो, इन किसी के बीच में भी झगड़ा हो तो सरकार क्या करेगी? एक प्राधिकारी को के पास इस मामले को भेज देगी। वो प्राधिकारी ही जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। तो झगड़ा किस चीज़ से रिलेटेड होता है? एक तो संपत्ति, दूसरा अधिकार, तीसरा फंड और कर, इनसे रिलेटेड होगा। तो ये जो विहित प्राधिकारी है, हो सकता है डीएम ही हो, अधिकतर चीज़ों में डीएम ही रहता है विहित प्राधिकारी, तो डीएम के पास जाएगा, उसने जो निर्णय दिया वही अंतिम होगा। तो धारा 109 ये बोलती है कि अगर किसी इनके बीच में विवाद आ रहा है तो ये चीज़ प्रक्रिया के द्वारा उसको सुलझाया जाएगा। धारा 109 का
अभिलेखों की अभिरक्षा। अभिलेख आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स, कागज। तो जो भी काम किया है, जो भी फंड खर्च हुआ है, वो सारी चीज़ें उनका रिकॉर्ड्स होंगे, वो आपको बना के रखने होते हैं। वो सारे रिकॉर्ड्स किसके पास होते हैं? सचिव के पास, जो पंचायत सचिव होता है। तो इसका 109 का फिर से का पोर्शन क्या बोलता है? ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अभिलेख देखना है जो उसके लिए उसको मिला हुआ है, ये परमिशन मिली हुई है कि ये अभिलेख कोई व्यक्ति गाँव का ले सकता है, देख सकता है, तो सचिव क्या करेगा? आवेदन, उस व्यक्ति को आवेदन करना पड़ेगा, उस फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसके पश्चात सचिव उस अभिलेख की एक फोटोकॉपी दे देगा आपको। ये 109 का है। अब आ जाते हैं अध्याय 9 पर। अध्याय 9 का क्या है टाइटल? नियम, विधियां तथा कुछ विधियों का निरसन। ठीक है, तो धारा 110 डायरेक्ट आते हैं। राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार। तो मैंने बोला मैक्सिमम नियम तो कौन? राज्य सरकार ही बनाती है। तो ये राज्य सरकार को मिला हुआ है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी नियम, गाइडलाइंस कुछ भी जारी करना राज्य सरकार का अधिकार है। धारा 111 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, क्योंकि इनके पास तो सारे अधिकार हैं। अब कुछ अधिकार नीचे भी हैं, ग्राम पंचायत को भी है नियम बनाने के, वो देखो। तो ये जिला पंचायत के बारे में हो रहा है कि उप विधियां बनाने के संबंध में जिला पंचायत के अधिकार। तो एक तो होता है विधि। विधि में जैसे बोल दिया कि सभी वयस्क शिक्षा हेतु क्या है? सभी वयस्कों को शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, फिर जब उप विधि बनाएंगे या विधि के अंतर्गत न्याय नियम बनाएंगे, तो नियम में वयस्क की परिभाषा डाल देंगे कि वयस्क क्या है? 18 साल से ऊपर। और ऊपरी लिमिट भी डाल देंगे कि 35 साल तक ही हमें शिक्षा देनी, क्या देनी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसका उपनियम बनाना होगा, तो फिर एक चीज़ और लगा देंगे कि उन्हें ही शिक्षा का अधिकार, या एक आय का लगा देंगे। जिनके पास 3 लाख से ऊपर आय है उन्हें ये अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार है मतलब फ्री की शिक्षा है। तो जिनकी आय है, तो ये हो गया उपनियम। तो इस प्रकार से नियम बनता है, उसके अंदर उपनियम भी बनते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ उप विधियाँ बनाने के संबंध में जिला पंचायतों के कुछ अधिकार है। किस चीज़ से रिलेटेड उप विधियाँ बनेंगी? स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा की अभिवृद्धि और संधारण, मतलब मेंटेनिंग, जो चीज़ें चल रही हैं उनको मेंटेन करना। ठीक, तो स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा की अभिवृद्धि तथा मेंटेन करने के लिए एक विहित प्राधिकारी ये सारे नियम बनाएगा। धारा 112 देख लेते हैं। यही सेम अधिकार जो जिला पंचायत के हैं, ग्राम पंचायतों को भी मिले हुए हैं किसी चीज़ के रिलेटेड। कौन कौन सी चीज़ें? कि अगर पीने का पानी है कहीं, उसका जो स्रोत है वो दूषित हो रहा है, तो पूरे गांव के बीमार होने के चांसेस हैं, तो ये क्या करेगा? इसको बचाने के लिए नियम बना सकती है ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है? नाली, सड़क, पोखर, कुएं आदि पे पानी का उत्सर्जन हो रहा, पानी भर रहा है, इससे इनको नुकसान पहुंचेगा, गंदगी फैलेगी, इसके लिए भी नियम बना सकती है। ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है सारी, उसकी रक्षा के लिए नियम बना सकते हैं कि ये लोग प्रवेश कर सकते हैं, ये नहीं, इतने टाइम से इतने टाइम तक प्रवेश होगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया, जैसे ग्राम पंचायत का खुद का एक पार्क है, फूल वगैरह लगे, तो नियम बना सकती है कि ये किसी ने तोड़ा तो इतना जुर्माना लगेगा। ये सारे इनको अधिकार है। ये टॉपिक खत्म होता है। ये पेड बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो तो आपको क्या है? सारी PDF मिल जाएंगी, जो भी क्लासेज हो रही हैं। आगे चल के हम क्या रिवीजन प्रोग्राम लेके आएंगे, तो वो रिवीजन प्रोग्राम मिलेगा, उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs भी चलेंगे। रिवीजन प्रोग्राम चलेगा तो टास्क दिए जाएंगे, जैसे थोड़ी सी क्लासेज और कंप्लीट होंगी, टास्क स्टार्ट हो जाएंगे, तो टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को आप कंप्लीट करते हो, फिर वो सारी चीज़ें आपको ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, तो और ज़्यादा वो चीज़ें हो जाती हैं। प्लस जिस जिस टॉपिक में लगेगा कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ करंट आया है, इससे रिलेटेड चेंजेज हुए हैं, तो वैल्यू एडिशन भी आएगा। और रेगुलर गाइडेंस तो पता है कि रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, उसमें सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं वो सॉल्व होते हैं, आगे की प्रक्रिया पे भी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो लास्ट में फुल टेस्ट भी मिलेंगे जब कोर्स आपका कंप्लीशन पे आएगा। बैच फीस ये है, और इसको कैसे ज्वाइन करना है? इस नंबर पे आप फ़ोनपे या पेटीएम करके ये नाम चेक कर लेना, नाम आ रहा है, और इन 2 नंबरों में से किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे यहाँ भेज सकते हो, टेलीग्राम पे यहाँ भेज सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई हो, तो इस पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।